दोस्तों, समय ने बड़े बड़े बादशाहों को पटकनी दी है, चाहे दुनिया को जीतने वाला सिकंदर महान ही क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। लेकिन एक समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार तो छोड़िए, ईस्ट के कई बड़े बड़े देशों में सरकारें चलाने का काम करती थी। जी हाँ, क्या रेल क्या जहाज सब कंपनी का ही हुआ करता था। 2,60,000 सैनिक थी इस कंपनी के पास। आखिर कैसे दुनिया पर राज्य करने वाली कंपनी बर्बाद हो गई और आज इसके क्या हालात हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इतिहास को थोड़ा टटोलना होगा कि आखिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बर्बाद हुई। अब जरा इस फोटो को देखिए। अगस्त 1775 का एक सीन है जब मुगल सम्राट शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू पर मुगलों के जगह ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। अगले कुछ सालों में कंपनी के 250 क्लर्क ने महज 20,000 इंडियन सैनिक के साथ मिलकर पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया और अगले 50 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना 2,50,000 से ज़्यादा हो गई। इसने पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट को अपनी कॉलोनी बना लिया। 16वीं शताब्दी में भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था और कहाँ क्यों न जाए, पूरे दुनिया के कुल प्रोडक्शन का 25% माल अकेले भारत पैदा करता था। उस वक्त दिल्ली के गद्दी पर मुगल बादशाह अकबर की हुकूमत थी। ठीक उसके विपरीत ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन था और वह सिविल वार से उभर रहा था और उसकी इकोनॉमी कृषि पर डिपेंड था। उस वक्त यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन जैसी प्रमुख शक्तियां व्यापार में ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी थी। कभी घुमंतु ब्रिटानी व्यापारी रॉल्फ फिंच को इंडियन ओशन, मेसोपोटामिया, पर्शियन गल्फ और साउथ ईस्ट एशिया के बिजनेस ट्रिप से गुजरते हुए भारत के समृद्धि के बारे में पता चला। ऐसे में रॉल्फ फिंच ने भारत की यात्रा की। उससे मिले इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जेम्स लैंगस्टर ने ब्रिटेन के 200 व्यापारियों को एकजुट किया और 31 दिसंबर 1600 को एक नई कंपनी की नींव डाली, जिसका नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को ब्रिटेन के महारानी से ईस्ट एशिया में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। समझौते के मुताबिक कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को खरीदने और बेचने के लिए सब कॉन्टिनेंट के हर बंदरगाह के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई। बदले में ब्रिटेन ने यूरोपीय प्रोडक्ट्स को देने का वादा किया। 1784 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया एक्ट पारित कर दिया, जिसके बाद भारत के धरती पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन हो गया। वही जब कंपनी को लगने लगा कि अब कठपुतली नवाब काम नहीं आएंगे, तो उसने मीर जाफर के मौत के बाद बंगाल को डायरेक्ट अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया, यानी इसके बाद कंपनी बहादुर अस्तित्व में आया। लेकिन अंग्रेजों के सामने अभी भी दो बड़ी चुनौतियां थी। साउथ में टीपू सुल्तान और विंध्या के साउथ में मराठा। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच व्यापारियों से दोस्ती करके सेना को आधुनिक बना दिया था। वही मराठा दिल्ली के जरिए देश पर शासन करने का पूरा सपना देख रहे थे। कंपनी ने टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली से 4 बार युद्ध लड़े, लेकिन 1799 में टीपू सुल्तान जंग में हार जाते हैं। इसी तरह पानीपत के तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया। इसके बाद 1819 में अंग्रेजों ने पेशवा को पुणे से लाकर कानपुर में बैठा दिया। अब इसी बीच पंजाब उनके लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा था। महाराजा रणजीत सिंह जब तक रहे तब तक उन्होंने अंग्रेजों की दाल नहीं गलने दी, लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। 2 लड़ाइयाँ और हुई। 10 साल बाद पंजाब भी अंग्रेजों के हाथों में आ गया। इन सब के बीच 1848 में लॉर्ड डलहौजी विलय नीति को लेकर आए। इसके तहत जिस शासक का कोई भी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस रियासत को कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी।
इस तरह से अंग्रेज़ों ने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी पर कब्जा जमा लिया। इसने 1857 के क्रांति के बीज बोए। सीताराम पांडे ने फ्रॉम स्पोर्ट टू सूबेदार में लिखा है कि सबको लग रहा था कि अंग्रेज भारतीय धर्मों का सम्मान नहीं करते। नाराजगी तो थी, लेकिन जब ये खबर आई कि बंदूक के कारतूसों पर गाय और सूअर के चर्बी के लेप हैं, तो इसने सिपाहियों के नाराजगी को क्रांति के शक्ल दे दिया, जिसके चलते मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। वहाँ से उठी चिंगारी ने झांसी, अवध, दिल्ली और बिहार में क्रांति को हवा दी। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और नाना साहेब ने मिलकर एक साथ बगावत कर दी। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पर तो सवाल 1300 शताब्दी के शुरुआत से ही उठ रही थी, जिसके चलते ब्रिटिश संसद ने 1813 में ही दूसरी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करने के रास्ते खोल दिए। अब इसके बाद 1833 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से व्यापार का एकाधिकार छीनकर उसे एक सरकारी कॉरपोरेशन में बदल दिया। वही 1857 के क्रांति के लिए तो ईस्ट इंडिया कॉरपोरेशन और उसकी नाकामी को ही जिम्मेदार माना गया। इसके बाद ब्रिटेन के महारानी ने कंपनी के सभी अधिकार को खत्म कर दिया और वो खुद शासन करने लगी। कंपनी के करीब 2,50,000 सेना को ब्रिटिश सेना में विलय कर दिया गया और आखिरकार भारत को करीब एक सदी तक गुलाम बनाकर रखने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को 1874 में भंग कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक अब संजीव मेहता हैं। संजीव मेहता ने इसे 2010 में करीब 120 करोड़ में खरीद लिया था। यानी अब ये एक भारतीय के इशारों पर काम करती है। अभी ये कंपनी चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट आदि की ऑनलाइन सेल करती है।